नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हिस्ट्री की क्लास में आज हम गुप्तकाल पढ़ेंगे। हमने मौर्योत्तर काल तक कंप्लीट कर लिया है और उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक था कला शैलियाँ, ठीक है, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। और पॉलिटी की क्लास में हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिया था। आज हम गुप्तकाल को कंप्लीट करेंगे। तो गुप्तकाल में क्या क्या बातें हैं उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। गुप्तकाल, देखिए, भारतीय इतिहास में गुप्तकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वैश्य थे तथा उसके विभिन्न शासकों ने कई महान उपलब्धियां हासिल की। गुप्तों ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। तो गुप्तकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ये स्वर्ण युग सामान्यतः साहित्य और कला के पर्पज में, ठीक है, साहित्य और कला अत्यधिक उन्नत थी इस काल में, इसलिए इसे साहित्य और कला के क्षेत्र में भी स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वैश्य तथा उसके विभिन्न शासकों ने कई महान उपलब्धियां हासिल की और गुप्तों ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। आपने देखा अभी तक सामान्यतः क्षत्रिय वर्ग का शासन रहा है, क्षत्रिय वर्ग का। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मौर्य काल में देखेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सामान्यतः कुछ लोग कहते हैं कि वो वैश्य था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। कुछ ब्राह्मण भी कहते हैं उसे, एक अलग अलग मत है। सामान्यतः वैश्य उसको स्वीकार किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये गुप्त भी वैश्य थे। उसके विभिन्न शासकों ने कई महान उपलब्धियां हासिल की। गुप्तों ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। तो जो गुप्तों का शासनकाल है सामान्यतः 275 से 550 ईस्वी तक। गुप्त वंश का संस्थापक महाराज श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच शासक बना। महाराज श्रीगुप्त संस्थापक थे इसके, और श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच इसका शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का तीसरा शासक था। इसके समय से गुप्तों का तेजी से उत्कर्ष हुआ। तो श्रीगुप्त जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की थी, उसके बाद घटोत्कच आए, ये दोनों शासक सामान्यतः सामान्य थे, मतलब इनके शासनकाल में अधिक उत्थान नहीं हुआ इनके साम्राज्य का, ठीक है। जो उत्कर्ष हुआ यानी कि उत्थान हुआ, साम्राज्य का जो उत्थान हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल से। ये देखिए, और चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 350 ईस्वी तक, ठीक है। प्रारंभिक गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम सर्वाधिक शक्तिशाली था। लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंधों की स्थापना इसके काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इन्होंने क्या किया, लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये राजा सामान्यतः आप देखेंगे तो वैवाहिक संबंध के माध्यम से साम्राज्य विस्तार करते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। क्योंकि जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है उस माना जाता है कि वो राजा आक्रमण नहीं करेगा, इसीलिए साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं उतना आसानी से। तो इन्होंने भी लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो लिच्छवी राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। यह संवत 319 से 320 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। तो ये फैक्ट में याद रखेंगे कि गुप्त संबंध का प्रारंभ कब हुआ था और किस शासक ने प्रारंभ किया था। तो ये ध्यान रखेंगे हम, फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है या PSC प्रीलिम्स एग्जाम में ये फैक्ट पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त 350 से 375 ईसा पूर्व। तो ये समुद्रगुप्त द्वितीय राजा हुए सामान्य क्रम। जब हम देखेंगे श्रीगुप्त और घटोत्कच को हटाते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम फिर समुद्रगुप्त आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभलेख भी कहते हैं, उसमें समुद्रगुप्त की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो प्रयाग प्रशस्ति है, इलाहाबाद स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, इससे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख किस राजा से संबंधित है, तो वहाँ ऑप्शन होगा समुद्रगुप्त, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसने कई विजय प्राप्त की। आर्यावर्त, नागसेन ग्वालियर, अच्युत बरेली उत्तर प्रदेश तथा कौतकुलज को पराजित किया। तो उसने नागसेन को भी पराजित किया ग्वालियर को, और जो अच्युत बरेली है उत्तर प्रदेश में वहाँ भी शासन किया, कौतकुलज को पराजित किया। समुद्रगुप्त ही गुप्तवंश का एक ऐसा शासक था जिसका प्रभाव विदेशों में भी था। तो इसका शासन का जो शासक था इसका विदेशों में भी फैला हुआ, ठीक है। साम्राज्य इसका अधिक विस्तार था। देशों के साथ साथ देशी जो राजा थे छोटे मोटे, उन पर तो अधिकार कर ही लिया था, साथ ही साथ में विदेशों में भी इसकी सत्ता फैली हुई थी। क्रूर विस्तारवादी नीति के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो विस्तारवादी नीति था, मतलब साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसी विस्तार के क्रम में इसने कई राजाओं को पराजित किया, चाहे वो देशी राजा हों चाहे विदेशी राजा, सबको पराजित किया इसने, और इसी कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
ठीक है। नेपोलियन ने भी कई युद्ध लड़े और जीता। हर्षियार उसका दरबारी कवि और मंत्री था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। तो प्रयाग प्रशस्ति का शासनकाल समुद्रगुप्त के समय है और रचनाकार हैं हरिसेन। हरिसेन कवि इसके रचनाकार। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 375 से 415 ईस्वी तक इनका शासन था। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक बना। साम्राज्य विस्तार के कारण उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। तो समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य शासक बन गया और साम्राज्य विस्तार के कारण उसे विक्रमादित्य की उपाधि दी। तो आप देखेंगे समुद्रगुप्त ने भी विस्तार किया और विस्तार का एक क्रम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य तक आ पहुंचा और विक्रमादित्य साम्राज्य विस्तार के कारण ही विक्रमादित्य कहलाए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य साम्राज्य विस्तार के कारण ही कहलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर वंश, वाकाटक वंश, कदम वंश से विवाह संबंध स्थापित किए। तो वही क्रम है इनका कि सामान्यतः साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, जिससे कोई राजा इन पर आक्रमण न करे, संबंध बना लेंगे। तो इन्होंने किन किन राजाओं के साथ संबंध बनाए? कुबेर वंश के साथ, वाकाटक वंश के साथ, कदम वंश। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की गणना भारत के महानतम सम्राटों में की जाती है। उसका शासन का प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो स्वर्ण काल गुप्त युग था और स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल। कुमारजीव का शिष्य फायान भी, जो 405 ईस्वी से लेकर 411 ईस्वी तक भारत में रहा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया। तो फायान देखेंगे आप चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया और इसी प्रकार देखेंगे आप आगे चल के हेमसोंग, जो हर्षवर्धन के समय में आया था। विदेशी यात्री हैं, हर्षवर्धन के समय में हेमसोंग आया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 40 वर्षों को सफलतापूर्वक शासन किया। इसके शासक की विभिन्न उपलब्धियों की जानकारी मंदसौर और अभिलेख से मिलती है। इसका लेखक वत्सवटी था। इस अभिलेख से सूर्य मंदिर को दान दिए जाने का वर्णन भी प्राप्त होता है। उसने अपने शासन के काल के दौरान पुष्यमित्र का पराजित किया तथा अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त याद रखेंगे केवल स्कंद, 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त ने सक्रादित्य की उपाधि धारण की। तो ये सक्रादित्य की उपाधि है जो स्कंदगुप्त, जिस प्रकार विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी विक्रमादित्य की, इसी प्रकार सक्रादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त ने धारण की। गिरनार की पुरपति चक्रपालित ने इसके समय ही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो चक्रपाल ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। इस झील का निर्माण मौर्यों ने करवाया था और पुनर्निर्माण इसका चक्रपालित ने करवाया। स्कंदगुप्त एशिया तथा यूरोप का पहला ऐसा शासक था जिसने हुरों को पराजित किया था। तो इसके समय में सामान्यतः माना जाता है कि हुरों का आक्रमण होने लगा था और हुरों के आक्रमण को विफल करने वाले शासक थे। इन्होंने हुरों के आक्रमण को विफल किया और उन्हें पराजित भी किया। कुमारगुप्त तृतीय अंतिम गुप्त शासक था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो अंतिम जो गुप्त शासक थे वो थे कुमारगुप्त तृतीय और इसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन होने लगा क्योंकि केंद्रीकरण की अवधारणा जन्मने लगी। जो देश में छोटे छोटे राजा थे उनका उत्थान होने लगा। जो आगे देखेंगे आप गुप्तोत्तर काल में दिखाई देंगे ये छोटे छोटे राजा, क्योंकि सामान्यतः आप देखेंगे इनके बाद जो शासक होंगे वो सामान्यतः कमजोर होंगे, जिससे क्या है विकेंद्रीकरण बढ़ने लगेगा, यानी कि छोटे छोटे राजाओं का उत्थान होने लगेगा। ये बात। अब गुप्त काल में जो समाज और संस्कृति है और भी इसमें कई चीज़ें हैं, ठीक है, फैक्ट हैं बहुत सारे, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, पॉलिटी की क्लास भी है इसी चैनल पर, हिंदी की क्लास भी है। तो जो एसआई या जो वनडे एग्जाम के लिए हिंदी को प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और पॉलिटी की क्लास भी हमारी चल रही है जिसमें अटॉर्नी जनरल कंप्लीट हो। ऐसी क्लास चलती रहें, बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कोई क्लास छूटे। ठीक है, धन्यवाद।